तो आज के इस ब्लॉग में जितने भी लोगों के अब तक सवाल आए हैं सबके जवाब देने वाले हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि भैया महिंद्रा ट्रियो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि महिंद्रा ट्रियो की बैटरी 30 महीने बाद उतनी चल रही है कि नहीं चल रही है। कई लोग लाइसेंस के बारे में, कई लोग परमिट के बारे में, कई लोग गाड़ी की सिटिंग कैपेसिटी के बारे में, कई लोग गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है, मतलब अलग अलग सवाल मेरे को आते रहते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में कोशिश करूंगा आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे सकूं एक बार फिर से। तो गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। ऐसा ब्लॉग मेरा आपने देखा नहीं होगा कभी क्योंकि मेरी आदत है घर से निकलते वक्त या मथुरा जंक्शन पहुंच के अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूं, और आज भी वैसा ही करने वाला था और सुबह मैंने किया भी था। पर भाई अपनी जो डेली लाइफ होती है ना, अपने हाथ में नहीं होती है। कभी कभी ऐसे हालत बन जाते हैं कि कुछ अलग करना पड़ता है मजबूरी की वजह से, शौक की वजह से नहीं, मजबूरी की वजह से। तो आज का ये ब्लॉग मजबूरी की वजह से ऐसे शुरू हो रहा है क्योंकि भाई 2 दिन का हो गया है। कल 10 तारीख थी, आज 11 है, और दोनों दिन में खास में ब्लॉग कर नहीं पाया हूँ। थोड़ी थोड़ी हो पाए थे तो उनको कैसे भी करके एक ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप भी समझिएगा और मेरी मजबूरी को भी थोड़ा समझ लेना। एक्चुअली ये ब्लॉग जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है आज महिंद्रा ट्रियो के ऊपर, क्योंकि 10 तारीख को हमेशा मेरा ब्लॉग महिंद्रा ट्रियो के ऊपर ही आता है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आते हैं। और जितने भी सवाल आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने जब EMI भर के आऊँ तब सारे सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। तो आज के इस ब्लॉग में जितने भी लोगों के अब तक सवाल आए हैं सबके जवाब देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई। आप सभी को पता ही है महिंद्रा ट्रियो को लिए हुए मुझे 30 महीने हो चुके हैं, और इन 30 महीनों में मैं इसको 60,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो इसी से जुड़े हुए लोगों के सवाल हैं। कई लोग पूछते हैं कि भैया महिंद्रा ट्रियो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि महिंद्रा ट्रियो की बैटरी 30 महीने बाद उतनी चल रही है कि नहीं चल रही है। कई लोग लाइसेंस के बारे में, कई लोग परमिट के बारे में, कई लोग गाड़ी की सिटिंग कैपेसिटी के बारे में, कई लोग गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है, मतलब अलग अलग सवाल मेरे को आते रहते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में कोशिश करूंगा आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे सकूं एक बार फिर से, क्योंकि लोग पुराने वीडियो देखते नहीं है, नए पे पूछते। तो नई वीडियो में ले लो भाई। आप आज आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देख लेना प्लीज। हो सकता है आपके काम की कुछ जानकारी मिल सके। कई लोग मुझे टकराते हैं अक्सर कि भैया आपका वीडियो देख के हमने महिंद्रा ट्रियो या फिर कोई और ऑटो खरीदा है। तो बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि लोग अपने काम धंधे पे लग जाते हैं भाई। तो आज का ये वीडियो प्लीज पूरा देख लेना। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज से 30 महीने पहले मैंने महिंद्रा ट्रियो को खरीदा था। 90,000 की मैंने डाउन पेमेंट की थी, बाकी की मेरी EMI भरी थी। EMI मेरी 10,630 की पर मंथ की होती है। कई लोग EMI के बारे में भी पूछते हैं, तो उनके लिए भी ये बता रहा हूँ भाई। जो सबसे ज्यादा कॉमन सवाल आजकल मेरे को आया है वो है बैटरी के बारे में। लोग पूछते हैं 60,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी और 30 महीने हो चुके हैं, तो महिंद्रा ट्रियो की बैटरी उतनी चल रही है कि कुछ कम हुई है? तो भाई आपको ईमानदारी से बताता हूँ मैं, बिल्कुल जब मैंने महिंद्रा ट्रियो को खरीदा था तो 130 किलोमीटर की रेंज बताई थी, और 130 किलोमीटर उस वक्त भी नहीं चलती थी। ये लोड के ऊपर से चलती थी कि अगर खाली चल रही है, 1-2 सवारी है तो 130 चल जाती थी। अगर 5-6 सवारी है तो थोड़ा सा ड्रॉप आ जाता था, कभी 120 किलोमीटर, कभी 115, कभी 125, तो ऐसे करके इसका एवरेज आता था। अभी के हालात मैं बताऊं आपको, तो इसकी बैटरी में वाकई में ड्रॉप आया है। ये लगभग 90 से 100 के बीच में चलती है अभी। मैंने खूब जब बरसाना गया हूं तो मैंने चेक किया है कि कितनी चल रही है। तो अभी का जो एवरेज है इसका 90 से 100 के बीच में आ रहा है। थोड़ा सा ड्रॉप आया है। हालांकि इसका सोल्यूशन भी महिंद्रा वालों ने मुझे बता रखा है कि हर 30,000 किलोमीटर के बाद महिंद्रा वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे लाइए सर्विस सेंटर और यहाँ पे फ्लोर चार्जिंग करवाइए। उनका एक सिस्टम है जिसको ये बैटरी के जो सेल होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा अप डाउन हो जाते हैं ना, उसको बैलेंसिंग करने के लिए फ्लोर चार्जिंग करते हैं। तो इनका कहना है कि हर 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद हमारे पास ले आइए, गाड़ी को फिर दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएंगे, सेल बैलेंस होके जितनी जब आपने नई ली थी उतनी चलती थी। तो भाई मेरी एक बार ये हो चुकी है फ्लोर चार्जिंग, और इसका 1200 रुपये वो चार्ज करते हैं। आप ये मत सोचना गारंटी वारंटी में होगा, नहीं, फ्लोर चार्जिंग के पैसे अलग से लेते हैं ये लोग, बताते लेके बेचते सक। तो जब पहली बार मैंने करवाई थी तो मैंने भी बोला था भाई आपने तो गारंटी ली है, फिर किस बात के पैसे ले रहे हो? कि भैया फ्लोर चार्जिंग गारंटी में नहीं है, ये तो आपको करानी पड़ेगी। तो मजबूरी मुझे कराना पड़ा था क्योंकि उस समय भी बैटरी काफी डाउन हो गई थी। इन बातों को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, और इन 6 महीने बाद फिर से ये 30,000 के बाद लगभग अब 60,000 चल गई है। शायद ज्यादा टाइम हो गया, मैं भूल रहा हूँ। तो अब 60,000 चल गई है, 30,000 किलोमीटर का एक और जो चक्कर है वो आ गया है टाइम पे। तो शायद मुझे अब भी ये फ्लोर चार्जिंग पे लगवानी पड़ेगी। पर मैं अभी सोच रहा हूँ कुछ दिन और चला लेता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई खास काम भी नहीं है, और ना ही मेरी जो गाड़ी चलाने का वो है
इस तरीके का है कि मुझे हर रोज इतनी चलानी है। मेरा टाइमिंग आपको पता ही है, सुबह 7:30 बजे जाता हूँ और दोपहर को 12:30-1 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर दोबारा से चार्ज कर लेता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ 4:30-5 बजे और 9 बजे तक फिर से घर पे। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी बैटरी कभी डाउन होती नहीं है, ईमानदारी से तो बात ये है। पर कभी बरसाना वगैरह जाना पड़ता है, तब ये चीज मुझे खलती है कि बैटरी थोड़ी कम चल रही है, तभी पता लगता है। तो भाई जितने भी बैटरी वालों के सवाल थे उनका ये जवाब ये है कि हाँ थोड़ा सा ड्रॉप आया है, इतना नहीं है कि आधी आ गई हो, पर 130 से ये 90-100 पे आ गई है। तो इतना एवरेज है इसका अभी का, फिलहाल का जो आज की डेट का है। बाकी एक भाई साहब पूछ रहे थे कि भैया इसको महिंद्रा ट्रियो को या कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो हाँ भाई, लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और लाइसेंस भी आपका LMB वाला नहीं चलेगा। जो LMB वाला मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक ऑटो का अलग से लाइसेंस बनता है, जो कि अब हर ITO में उपलब्ध है। तो अगर आपने महिंद्रा ट्रियो ली है, लेने की सोच रहे हैं, तो प्लीज लाइसेंस जरूर बनवा लेना। कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे हो, पर हो जाती है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी इसमें एक भाई साहब पूछ रहे थे परमिट होता है कि नहीं। हाँ भाई, परमिट भी होता है। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने परमिट को रिन्यू करवाया है, 2 साल का था। 2 साल कंप्लीट होने के बाद 6 महीने हो चुके हैं इसको परमिट करवाए हुए मुझे, और मैंने वीडियो भी बना के डाला था कि कितना खर्चा आया, क्या क्या होता। आप चाहो तो वो देख सकते हो। वैसे बता देता हूँ, 2,500 रुपये का खर्चा आया था परमिट रिन्यू करवाने में। तो परमिट होता है इसका। बाकी एक सवाल था भैया इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। भाई इन 3 सालों में मैंने लगभग 2.5 साल हो गया, सॉरी 2.5-3 साल एक ही बात होती है। 2.5 साल में मैंने 6-7 सवारी बिठा के कई बार फ्लाईओवर पर चढ़ाया है। तो इसका लोडिंग के मामले में तो कोई इशू ही नहीं है। आप 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 सवारी भी बिठा लेंगे, ऐसे जाती है रॉकेट की तरह। कोई लोड पता ही नहीं पड़ता कि ये गाड़ी इतना वजन लेके जा रही है। बहुत मक्खन चलती है। रही इसके सॉकर, सस्पेंसर, टायर्स, इतनी मक्खन गाड़ी मैंने भाई साहब कोई और देखी नहीं है, चाहे बजाज की हो चाहे आपे ECT हो। सबसे सुपर गाड़ी है हैंडलिंग के मामले में। हैंडल आप चलाते हैं एकदम दोनों हाथ छोड़ दो, सीधी चलती रहती है। बाकी आपने ऑटो वगैरह कभी देखे हो तो एक साइड को भागते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, एकदम स्ट्रेट चलती है। तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है, सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बाकी महिंद्रा की गाड़ी और आपे और बजाज के मुकाबले इसमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, जो अंदर वाला कैबिन है उसमें। तो आप एक सीट एक्स्ट्रा लगा के, आपको बाहर की तरफ जो आपने ऑटो देखे हो तो ड्राइवर साइड में 2 छोटी छोटी सीट लगवा लेते हैं आगे सवारी बिठाने के लिए। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको जगह की जरूरत ही नहीं है कि आगे आप सीट लगवाओ और सवारी बिठाओ। 6 सवारी का पीछे कैबिन बन जाता है, आराम से बैठाओ, ना कोई पुलिस का इशू ना कुछ। हमारे शहर में तो हो रहा है भाई, पुलिस वालों ने जितनी भी ऑटो में आगे सीट लगी थी सब काट काट के निकाल दी। आपके शहर में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन महिंद्रा ट्रियो की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसमें 6 सवारी अंदर ही आ जाती है, ड्राइवर के पास बैठाने की जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल गाड़ी से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, थोड़े से इशू लोग सर्विस के बारे में पूछते हैं, बहुत शहरों से लोगों के कमेंट आए कि भैया हमारे यहाँ पे महिंद्रा की सर्विस बहुत खराब है। भाई कुछ दिन पहले मैं भी यही रोने रोता था, महिंद्रा की सर्विस मथुरा में भी बहुत खराब थी। जो पहला वाला जो वर्कशॉप था वहाँ पे महिंद्रा की जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रिक ऑटो दोनों की सर्विस एक ही जगह होती थी। तो उस जगह पे क्या होता था कि ऑटो वाले बैठे रहते थे, कार वालों का काम चलता रहता था। तो बड़ा बुरा लगता था कि यार हम ऑटो वाले तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन हकीकत अब ये है कि वहाँ से महिंद्रा वालों ने अपना वर्कशॉप इलेक्ट्रिक ऑटो को अलग कर दिया है, और जब से अलग हुआ है बहुत संतुष्ट है भाई, जबरदस्त सर्विस मिलती है। जाते जाते आपसे पूछते क्या दिक्कत है क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत जब गाड़ियाँ ज्यादा हो तो भाई आपका नंबर के हिसाब से ही आएगा, लेकिन सर्विस अब पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई है। तो सर्विस भी अच्छी मिल रही है, गाड़ी भी अच्छी है। और जिन लोगों ने सवाल किया कि महिंद्रा ट्रियो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या बजाज या आप ECT कोई देखनी चाहिए, तो भाई ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मेरी सलाह मांग रहे हो तो मुझे महिंद्रा ट्रियो से अच्छी कोई गाड़ी नहीं लगी। इसके कई प्लस पॉइंट है। पहला तो सिटिंग कैपेसिटी, दूसरा लोडिंग कैपेसिटी, तीसरा हैंडलिंग, चौथा सर्विस, पांचवा महिंद्रा का भरोसा। तो आप आंख बंद करके ले लो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक ऑटो किस्मत के ऊपर चलता है भाई, किसी में भी दिक्कत आ सकती है। तो मुझे गाली मत देना। बाकी आप जितने भी बजाज का नाम ले रहे हैं, या आप ECT है या महिंद्रा है, तीनों की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ियों का कोटेशन लीजिए। आपको जो गाड़ी सस्ती लगे, जो गाड़ी अच्छी लगे वो खरीदिएगा। पूरी तरह से मेरे कहने पे ले लेंगे तो मुझे गाली देंगे। तो आपसे अपने आप सोचना समझना फिर लेना। बाकी भाई मेरी महिंद्रा की 30 EMI हो चुकी है, मुझे 31 लगी थी। मेरा जब EMI भरने गया हुआ झगड़ा भी हुआ, तो मैंने बोला भाई मेरी तो 31 हो गई, तुम 30 क्यों बता रहे हो। उन्होंने कहा भैया स्टेटमेंट निकलवा लो, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने स्टेटमेंट लगवाया, स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें पता चला कि 30 EMI भरी है। तो भाई 30 हो चुकी है, अभी 6 महीने की और बाकी हैं।
हर महीने मुझे 10,630 की EMI देनी पड़ती है। कई लोगों ने पूछा था EMI कितनी है, तो 10,630 है। आई होप आप सभी लोगों के मैंने सवालों के जवाब दे दिए होंगे। एक भाई साहब का कमेंट रह गया है जो कि अभी अभी मुझे ध्यान में आया। वो पूछ रहे थे कि महिंद्रा ट्रियो के जो पार्ट्स हैं वो कैसे कैसे हैं। तो पार्ट्स के ऊपर भाई मैंने पहले एक बार वीडियो बनाया था और बताया भी था कि महिंद्रा वाले मुझे सारे पार्टों के जवाब नहीं दे रहे हैं कि कौन सा पार्ट कितने का है। बाकी पार्ट तो महंगे हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो और भी बिक रहे हैं उनके भी महंगे हैं। तो आप ये मत सोचो कि खाली महिंद्रा का ही महंगा है, बजाज का भी महंगा है, आप ECT मैक्स का भी महंगा है, और जो मोन्टेरा है उसके भी कई पार्ट महंगे हैं। अभी 2-3 दिन पहले रिसेंटली एक भाई साहब टकराए थे जिन्होंने मेरा वीडियो देख के मोन्टेरा खरीदी थी और वो बता रहे थे कि भैया पार्ट बहुत महंगे हैं। तो मैंने कहा सभी जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सबके पार्ट महंगे हैं। ये रिस्क तो है भाई, पार्ट महंगे हैं तो सोचना समझना फिर लेना, मुझे गाली मत देना। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। 2 दिन का ये ब्लॉग है जो कि 1 दिन में बना के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कल भी ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसकी एक वजह रमेश भैया थे, उनके बारे में बताना भूल गया हूँ, तो शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रमेश भैया की तबीयत 1 हफ्ते पहले खराब थी, आपको पता है। 3 दिन यहाँ मथुरा में भर्ती रहे थे, हम लोग देखने भी गए, वीडियो भी बनाया था। वहाँ से ठीक होने के बाद हम गाँव ले गए थे। गाँव में उनकी अगले ही दिन रात को तबीयत बिगड़ी तो फिर आगरा लेके गए और 1 हफ्ते से आगरा भर्ती हैं। मेरा चक्कर हो नहीं पाया था क्योंकि मैं पैर से मजबूर हूँ, बाइक थी नहीं घर पे। कल घर पे बाइक आई तो आज मैं और मम्मी भैया को देखने गए थे और भाई उनकी सेहत में मुझे कोई खास ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखी नहीं। उनकी तबीयत वैसी है जैसी पहले थी। डॉक्टर का खर्चा चल रहा है। भाभी बता रही थी कि 12,000 रुपये रोजाना का खर्चा है। तो भाई बहुत महंगा इलाज है आज की दुनिया में। भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, पर रमेश भैया की तबीयत खराब है। फिलहाल इस ब्लॉग को कर देते एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।